हेलो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अलॉटमेंट एंड इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस। हमने लास्ट वीडियो में जहाँ तक डिस्कस किया था वो था हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का पार्ट 2 वीडियो है। फर्दर अलॉटमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास आता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि रिटर्न मतलब वापस नहीं करना। इस रिटर्न का मतलब है कि आप जितना भी कंपनी में काम कर रहे हो, शेयर्स को बांटने से रिलेटेड अब आपको उस सब का एक विस्तृत विवरण देना ज़रूरी है कि आप अब अपने शेयर्स को बांट रहे हैं। आपको ये फॉर्म 2 में फिल करना है। कंपनी के रजिस्ट्रार के पास अलॉटमेंट करते ही उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको कंपनी के आवंटन से रिलेटेड विवरण रजिस्ट्रार के पास जमा कराना ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर करनी है। पहला, आपके शेयर्स की वैल्यू कितनी है, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने दिए हैं, आपके जो अलॉटी हैं यानी जिनको आपने शेयर्स दिए हैं उनके नेम, एड्रेस, उनका प्रोफेशन क्या है, आपने कितना अमाउंट शेयर्स पे रिसीव कर लिया और कितना अभी और रिसीव होना बाकी है। दूसरा, आपने अगर बोनस शेयर्स इशू किए हैं या फिर आपके कोई शेयर्स फुल्ली या पार्टली पेड अप हैं, कोई अमाउंट आपको कैश में मिला है या कैश के सिवा किसी दूसरे रूप में मिला है, तो वो भी आपको मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद आपने जब अलॉटमेंट किया है तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए बनाया जाएगा जो कि जिसको आपने शेयर्स दिए हैं उसके नाम पे होगा। उसके बाद आप जो रिटर्न फाइल करेंगे वो आपको मेंशन करना है कि आपने जितने शेयर्स बांटे हैं उनका नंबर क्या है, यानी उनका सीक्वेंस नंबर आपको बताना है, और उन अमाउंट का वैल्यू क्या है, उन शेयर्स की वैल्यू कितने अमाउंट की है आपको वो बताना है। उसके बाद अगर कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए हैं तो उससे संबंधित विवरण भी आपको कंपनी के रजिस्ट्रार के पास देना ज़रूरी है। इसके लिए आपने जो भी प्रस्ताव पास किया है, इट मीन्स आपने अगर अपने अंशों के आवंटन से संबंधित या फिर आपने अपने शेयर्स को अलॉट करने से रिलेटेड अगर कोई प्रस्ताव, कोई रेजोल्यूशन पास किया है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको कंपनीज़ के रजिस्ट्रार को देनी ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं लेटर ऑफ अलॉटमेंट की। लेटर ऑफ अलॉटमेंट क्या कहता है? लेटर ऑफ अलॉटमेंट का मतलब है कि कंपनी ने लेटर ऑफ अलॉटमेंट का मतलब कि कंपनी ने जितने भी शेयर्स दिए हैं उसके लिए प्रस्ताव पास करने के बाद कंपनी का सेक्रेटरी लेटर ऑफ अलॉटमेंट यानी कि एक नोटिस देगा सभी एप्लीकेंट्स को, जिसमें लिखा होगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था, उसके बाद आपको कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने अप्लाई किया था, बदले में आपको कितने शेयर्स दिए गए हैं, उन शेयर्स की वैल्यू क्या है, किस डेट को आपने पेमेंट किया है, और उसके बाद जो भी आपका अमाउंट था वो आपने अमाउंट किस बैंक में आपने डिपॉजिट किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अलॉटमेंट लेटर में मेंशन करनी होगी। उसके बाद आता है स्प्लिटिंग द अलॉटमेंट लेटर। स्प्लिटिंग यानी कि अलग करना। स्प्लिटिंग द अलॉटमेंट लेटर का मतलब है कोई भी कंपनी अपने लेटर ऑफ अलॉटमेंट को जब भी इशू करेगी तभी कर सकती है जब उसमें लॉ से संबंधित सारे प्रोविज़न आपने पूरे किए हों। रूल के अकॉर्डिंग जब भी आप किसी पर्सन को शेयर्स अलॉट कर रहे हो तो जितने भी शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया है उन सभी शेयर्स के लिए उसे सिर्फ एक ही अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। लेकिन अगर अगर जो आपके अलॉटीज़ हैं उन्होंने बहुत सारे शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, अलॉटीज़ बहुत सारे हैं, उन्होंने बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसे अलॉटीज़ कंपनी में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि उन्हें उनके विश के अकॉर्डिंग शेयर से संबंधित अलॉटमेंट लेटर अलग करके स्प्लिट करके दिया जाए। जैसे
किसी शेयर होल्डर ने टोटल 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसा शेयर होल्डर चाहे तो कंपनी को उन 300 शेयर्स को 100 शेयर्स के लेटर में कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है। तो अब हम कहेंगे हमने 300 शेयर्स के लिए एक लेटर ना दे के बल्कि 100 शेयर के 3 लेटर बनाए हैं। इसी को हमने कहा है कि हमने अपने अलॉटमेंट को स्प्लिट कर दिया। अब इस अलग किए हुए लेटर को रिसीव करने के लिए एप्लीकेंट को ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर को जो कि स्टैंप लगा होगा और एक चार्जेबल फ़ीस के साथ आपको कंपनी में देना होगा। इट मीन्स कंपनी तो एक ही लेटर इशू करने वाली थी 300 शेयर के लिए, लेकिन उस एप्लीकेंट ने अपनी डिमांड पे उनको 100 शेयर्स वाले लेटर में कन्वर्ट कराया है, तो इसके लिए उसको एक फ़ीस अलग से देनी होगी। उसके बाद आता है रेनंसिएशन ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट का त्याग करना या उसको परित्याग करना। कोई भी अलॉटी किसी भी टाइम उसको जितने भी शेयर्स दिए गए हैं या तो सारे या उसका कुछ पार्ट दूसरे व्यक्ति को दे सकता है या उसे नामांकित कर सकता है। उसी को हम कहते हैं रेनंसिएशन ऑफ अलॉटमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलॉटी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, इसका मतलब जो उसने ये अपने अंशों का परित्याग करना है, आवंटन का परित्याग करना है, उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही वो कर सकता है। इसके लिए वो ज़्यादा डिले नहीं कर सकता। जब कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बना चुकी है उसके बाद ये किया जाएगा, और उसको जब सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं अलॉटमेंट के उसके बाद ही वो कर सकता है। रेनंसिएशन ऑफ अलॉटमेंट का जो मेन पर्पज़ है वो है कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को इजी बनाना। इट मीन्स जैसे ही किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर में डाल दिया गया, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाएगा। उस समय के अंदर अंदर आपको अपने शेयर्स को या तो रखना है या फिर किसी दूसरे को देना है। उसके बाद आता है प्रोसीजर ऑफ रेनंसिएशन। इंडियन कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी कि वर्तमान में जो कंपनी चल रही है पब्लिक कंपनी, वो नए शेयर्स इशू करना चाहती है, तो सबसे पहले वो उन नए अंशों को अपने करंट शेयर होल्डर्स, यानी कि जो अभी वर्तमान में उनके अंशधारी हैं, सबसे पहले उन्हें ऑफ़र करेगी। इसके अलावा जो आपके वर्तमान अंशधारी हैं यानी करंट शेयर होल्डर्स, इनके पास अधिकार है कि चाहे तो वो इन शेयर्स को रख सकते हैं या फिर वो इन नए वाले शेयर्स को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। जब कंपनी ऐसा करना चाहती है तो उससे पहले वो शेयर होल्डर्स को नोटिस देगी जो नए शेयर्स के इशू के रिलेटेड होगा। इसके साथ ही कंपनी लेटर ऑफ रेनंसिएशन भी देगी और एक रिक्वेस्ट ऑफ अलॉटमेंट भी देगी। अगर कोई शेयर होल्डर्स ऐसे शेयर को नहीं लेना चाहता जो न्यू शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, तो ऐसा व्यक्ति साइन करके वो फॉर्म फिल कर देगा कि वो अपने अंशों का परित्याग करना चाहता है, और उस फॉर्म पे उस नए व्यक्ति का नाम लिख देगा जिसको वो अपने अंश अब देना चाहता है। तो ये हमने किया प्रोसीजर ऑफ रेनंसिएशन। उसके बाद हमारे पास आता है अलॉटमेंट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि जो हमें अमाउंट मिलना चाहिए वो हमें कैश के सिवा किसी दूसरे फॉर्म में मिल रहा है, तो इसके लिए भी हमें एक लिखित एग्रीमेंट कंपनीज के रजिस्ट्रार को देना ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को, फर्स्ट पॉइंट हम कर रहे हैं कि अगर हमें जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है किसी प्रॉपर्टी के बदले में, यानी हमने शेयर्स अलॉट किए हैं किसी प्रॉपर्टी के बदले में, किसी सर्विस के बदले में या किसी और एसेट के बदले में जो कंपनी ने यूज़ की है, तो एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा कंपनी और उस व्यक्ति के बीच में जिसको शेयर्स दिए हैं, और ये एग्रीमेंट उस एक्सचेंज में बनाया जाएगा जिसके बदले में हमने किसी व्यक्ति से उसकी सर्विसेज ली हैं। और जो भी, अगर आप जिस एसेट को यूज़ कर रहे हो जिसके बदले में आपने शेयर्स दिए हैं, कंपनी जब उस एसेट को सेल करेगी या फिर वो एसेट अगर कंपनी के पास है तो उसकी डिटेल भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास हमें देनी ज़रूरी है। नंबर 2, स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। कंपनी के प्रविवरण में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि कंपनी कैश के सिवा अगर किसी और फॉर्म में शेयर्स को अलॉट कर रही है, पैसा रिसीव कर रही है, तो वो कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं और उनकी वैल्यू क्या होगी। यानी कि कैश नाम नहीं मिला हमें शेयर्स पे,
वो कैश ना मिलके हमें किसी और फॉर्म में अगर हमने शेयर्स को अलॉट किया है, किसी की सर्विसेज के बदले में, किसी लोन के बदले में या फिर किसी एसेट के बदले में, तो हमें अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना ज़रूरी है और इससे संबंधित एक रिटर्न या एक कॉपी हमें रजिस्ट्रार के पास भी देनी ज़रूरी है। तीसरा, अगर कोई कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है तो इससे संबंधित डिटेल्स भी हमें अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करनी ज़रूरी है और इसके लिए प्रस्ताव पास होना चाहिए। इसकी भी एक कॉपी हमें रजिस्ट्रार को देनी ज़रूरी है। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर कंपनी ने किसी भी व्यक्ति के साथ जिसको शेयर्स अलॉट किए हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो लिखित में होना चाहिए, वो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट की एक सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। उसे भी आपको 30 दिन के अंदर अंदर, कौन से 30 दिन, जब आपने शेयर्स को अलॉट किया है तो ऐसे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के 30 दिन के अंदर अंदर आपको कंपनीज के रजिस्ट्रार के पास उसकी भी एक कॉपी जमा करानी ज़रूरी है। अगर आप उस टाइम पीरियड में वो कॉपी जमा नहीं करा पाते हो तो आपको रजिस्ट्रार को कन्विंस करना पड़ेगा, उसे मनाना पड़ेगा कि 30 दिन का टाइम कम है, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रार को मनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।